नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी शख्सियत से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, जिनके ऊपर करीब 10.5 करोड़ लोगों की सेहत की जिम्मेदारी है। अश्विनी चौबे जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। यूं तो अश्विनी चौबे अपने हंसमुख चेहरे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों सुर्खियों में आए अपने गुस्से की वजह से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की धमकी से इतने नाराज हुए कि जोशीले अंदाज में ऐसा मुहावरा पढ़ दिया जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। लगा कि बिहार के पास इन दिनों कोई एंग्री यंग मैन भले न हो, लेकिन एक एंग्री ओल्ड मैन जरूर है। अश्विनी चौबे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस तरह वो लगातार पूरे बिहार के चक्कर काट रहे हैं, उससे लगता है कि आराम हराम है को उन्होंने अपना नारा बना लिया है। ये अलग बात है कि बिहार की सेहत फिर भी सुधरती नहीं दिखाई दे रही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल खुद ही बीमार दिखाई देते हैं। आए दिन होने वाली हड़ताल भी एक जानलेवा बीमारी बन गई है। स्वास्थ्य माफिया ने गरीबों को मोक्ष दिलाने के लिए अलग ही कमर कस रखी है। क्योंकि अश्विनी चौबे राज्य के 10.5 करोड़ लोगों की सेहत के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए सवालों से बच नहीं सकते। आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक रहे अश्विनी चौबे सियासत में छात्र संघों की राजनीति की उपज हैं। 13-14 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। 74 के जेपी आंदोलन में जेल भी गए। अब मंत्री होने के साथ साथ बिहार बीजेपी में ताकत के बड़े केंद्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त में खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और सुशील मोदी को तगड़ी चुनौती दी। बिहार के मोदी से उनकी तकरार की जितनी भी बातें कही जाती हों, लेकिन गुजरात के मोदी के वो भक्त माने जाते हैं। अश्विनी चौबे से इन सारे मसलों पर सवाल पूछेंगे और हर बार की तरह कुछ सवाल ऐसे तो होंगे ही जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जहां तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अश्विनी जी, आप ऐसे मंत्री हैं जो पटना में टिक कर नहीं बैठते, पूरे राज्य में आप घूमते रहते हैं। आपके इतने धुआंधार दौरों के बावजूद बिहार की सेहत क्यों नहीं सुधर रही? नहीं, बिहार की सेहत तो बहुत बढ़िया से सुधर रही है और ये दौड़ के कारण और प्रवास के कारण जी आप देखेंगे कई चीज व्यवहारिक जमीन पर उतरते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं जो लगातार बिहार ग्राम गौरव यात्रा पीएचडी में था तो वहां भी किया था कई वर्षों तक, 2 वर्षों तक मेरा वो यात्रा रहा स्वच्छता अभियान को लेकर के। और अब स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को जोड़ते हुए मैंने पिछले वर्ष भी ग्राम स्वास्थ्य चेतना यात्रा और इस बार भी हमारा 28 जनवरी को जन स्वास्थ्य चेतना यात्रा के रूप में हम निकले। 3 महीने का वो अभियान है और इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। पिछले बार 33 लाख मरीजों को देखा गया था पूरे स्वास्थ्य उप केंद्रों में, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। 1 महीने में हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार था जहां इस प्रकार की योजना बना करके चिकित्सा आपके द्वार करके हमने वो कार्यक्रम लिया है। जो चिकित्सक कभी पहले लोग ये कहते थे कि वो ड्यूटी पर घंटों नहीं रहते थे, मैंने तो देखा है कि रातों रात उन्हीं चिकित्सकों के कारण और इतनी बड़ी जांच 33 लाख मरीजों को देखा गया। मामूली बात नहीं है 1 महीने में। मुझे एक चीज लगता है अश्विनी जी कि मंत्री तो देखिए मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ डॉक्टरों की भी आपने बात कही कि उन लोगों ने भी जो है काफी काम किया है, काफी मेहनत किया है, समय से ड्यूटी पर आने जाने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। डॉक्टर बार बार ये हड़ताल पर जो जाते हैं, कहीं से आपको भी ये लगता है कि डॉक्टर्स और खास करके जूनियर डॉक्टर्स बिहार में अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं? देखिए, उसमें दोनों बात है। अपनी जिम्मेवारी को हर व्यक्ति निर्वहन करे, वो चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर जो जहां है वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे, तो मुझे लगता है कि समाज का बहुत काम सरल हो जाता है। स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है, ये विभाग नहीं हो सकता। स्वास्थ्य को मैं बार बार कहता हूं, बराबर कहता हूं कि ये तो परिवार है, स्वास्थ्य परिवार है, जहां संवेदनशीलता से एक दूसरे परिवार के नाते एक सदस्य की हम चिंता करते हैं, सेवा के भाव से काम करते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स जो है ये आए दिन जो हड़ताल की धमकी देते हैं, एक किस्म की ब्लैकमेलिंग करते हैं सिस्टम के साथ, और कहीं से देखा जाए तो गरीब मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि
ऐसे डॉक्टरों की हड़ताल को कानून बनाकर प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पाबंदी लगाना न लगाना अलग बात है जी। लेकिन ये जरूर है कि चिकित्सा सेवा एक ऐसा है जी। कि यहाँ बहुत आप ऐसा कोई काम हम या और कोई ना करे जिससे किसी की यहाँ जान बचाने का है, जान लेने का नहीं है, जान बचाने का है। जान बचाने तो एक दूसरे की जान बचे इससे। और चिकित्सक तो हमारे भगवान के रूप होते हैं। बिल्कुल। और चिकित्सकों को लोगों ने धरती का भगवान माना है। बिल्कुल। अब भगवान कहाँ है ये तो नहीं देखते लोग, लेकिन जो स्वयं इलाज करता है तो आप रात में जाओ ऐसी स्थिति में तो भगवान के रूप में वो कहते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग संवेदनशीलता को खो देते हैं, चाहे कोई भी हो, आम नागरिक हो या चिकित्सक हो या चिकित्सा कर्मी हो, उन्हें संवेदनशीलता को नहीं खोना चाहिए। अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आप घुमाकर इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं एक सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। अगर आप डॉक्टरों की हड़ताल पर पाबंदी नहीं लगाएंगे और उनको गरीब मरीजों की जान से खेलने के लिए छोड़ते रहेंगे तो फिर आप उनके हाथ कैसे काटेंगे? उनके हाथ काटना तो शायद यही होगा ना कि आप उनकी हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दें बाकायदा। ये बात सही है, इसीलिए तो मैंने कहा कि उसके हमने डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया है। जी जी। अभी क्लिनिकल एक्ट भी बनाया, दो एक्ट पिछले साल मैंने उसके नियमावली तैयार हो गए। हमारा ये है कि भाई हम डॉक्टरों को सुरक्षा देंगे। आए दिन अस्पतालों में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें रोगी या उनके अटेंडेंट के साथ उलझ जाता है मामला। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा सा जो हमारे चिकित्सक वर्ग के लोग हैं, खास करके जो यंगस्टर होते हैं चिकित्सक वर्ग में, वो थोड़ा ज्यादा गर्मी आ जाता है कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के भी। थोड़ा सा उनको सब्र रखना चाहिए और इस प्रकार की घटना को अंजाम न दिया जाए और उस घटना के परिणाम स्वरूप जो बड़ी घातक बातें हो जाती हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसको लेकर के कई बार हिंसक आंदोलन का स्वरूप हो जाता है और उसके कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि रोगियों की मौत होने लगती है, कोई देखने वाला नहीं हो जाता है। ऐसे हड़ताल अगर होते हैं तो ये जनहित में वो उचित नहीं है। इसलिए मुद्दों को आप रखिए। हम आपके अगर सरकार हम हैं तो हम आपके मुद्दों का समाधान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर संवेदनशीलता को हम खो करके और किसी रोगी के कीमत पर कोई चीज वसूल करना चाहेंगे तो ये कदापि बर्दाश्त के बाद डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा वर्ग संवेदनहीन हो चुका है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। नहीं मानते आप? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। बहुत बड़ा वर्ग, हाँ कुछ लोग हैं जो इसको सेवा के भाव से देखना चाहिए। कुछ लोग शायद इसको तो दूसरे भाव से लाने के लिए आपके पास कोई ठोस प्लान, ठोस मेरे भाई देखिए, सरकार की हाथ बड़ी लंबी होती है। जो जनता को स्वीकार हो वही सरकार होता है जी। तो मैंने तो वो पद सरकार का सेवक के नाते मैं जनता का सेवक हूँ और मुझे जनता की सेवा करने के लिए मिला है। तो हम तो जनहित में जो मुद्दे होंगे हम उसका अनुपालन करेंगे, अक्षर से अनुपालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अश्विनी जी, आपने कहा कि डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए आपने काफी सारे काम किए हैं। आपने ये भी कई दफा कहा है कि अस्पतालों में जो है गरीब मरीजों को दवाइयां मिल सकें और अगर उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं तो उसकी वजह बाकायदा उनको लिख कर जो है दी जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चीजें सरकारी अस्पतालों में फॉलो नहीं हो रही? नहीं, ये चीजें बखूबी अब पालन हो रहा है जी। कई बार अक्सर ये देखा जा रहा है कि दवाइयां रहते भी कुछ लोग उसको बाहर से मंगवा देते हैं, अनावश्यक पुर्जे लिख देते हैं। उस पर मैंने गंभीरता लिया और मैंने पत्रक निकाल करके और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट के साथ बैठक करके, हॉस्पिटल के साथ, सिविल सर्जन के साथ, कि मैं किसी भी अस्पताल में ये देखना नहीं चाहता हूं। और वो काम आज जब चला है जी तो काफी सहयोग मिल रहा है। कई जगहों पर सुधार होना शुरू हो गया। ठीक है, आप जो कह रहे हैं चलिए उसको हम मान लेते हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार कैसे होगा? आपने अपने बजट में सिर्फ 627 करोड़ रुपए रखे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए पूरे बिहार में इस साल। पूरे बिहार की आबादी 10.5 करोड़ है और एक व्यक्ति पर अगर इसका औसत निकालें तो एक व्यक्ति पर सिर्फ 60 रुपए बनता है। और उसमें भी उस 60 रुपए में भी अगर राजीव गांधी थ्योरी लगाएं, उनकी थ्योरी ये है कि जो 1 रुपया ऊपर से चलता है वो 15 पैसा सिर्फ जनता तक पहुंचता है। तो वो जो एक व्यक्ति के लिए एक साल में आपने 60 रुपए निर्धारित किए, उसमें 9 रुपये उस आदमी के पास पहुंचेगा। 9 रुपये में आप क्या क्या करेंगे? कितनी दवाइयां देंगे, कितना इलाज देंगे, क्या करेंगे? देखिए, किसकी थ्योरी क्या है ये मैं नहीं जानता। मैंने जो बजट का प्रावधान किया है, पिछले बार से बजट को बढ़ाया है जी। अगर पिछले बार 100% बजट बढ़ाया आपने जी 2010 में, जब से मैं स्वास्थ्य विभाग में आया, और इस बार काफी बढ़ाने का काम किया है
कुछ आवश्यकता और बीच में पड़ेगा तो और देखा जाएगा। लेकिन ये कुल मिलाकर के जो गैर योजना और योजना मद में 3057 करोड़ रुपए हमारे बजट में प्रावधान है। और मुझे लगता है कि रोगियों के लिए जो उनको दवा चाहिए, कभी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि दवा आवंटन हमने नहीं किया। हमने सभी अस्पतालों में अभी मुफ्त जांच की व्यवस्था कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में पहले नहीं था, उसको भी हमने फ्री कर दिया। खास करके उसमें अल्ट्रासाउंड, ये आपका कैट स्कैन और एमआरआई छोड़ करके उसमें भी जो डीजीएस रेट है उस पर, लेकिन सभी प्रकार के जांच और एक्सरे इत्यादि का हम लोगों ने फ्री किया है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि चलिए अगर 3057 करोड़ रुपए भी हैं तो ये भी एक आदमी पर एक साल के लिए सिर्फ 300 रुपये बैठता है। मैं ये समझना चाहता हूं कि 300 रुपए में एक साल तक एक आदमी की सेहत को कैसे आप जो है ठीक रख सकते हैं? देखिए सेहत, पहले तो हमारा थ्योरी दूसरा है। सबको हम बीमारी पड़ा दें, सबको अस्पताल ही ला दें, ऐसा नहीं। हमारे जैसे बिहार में पिछले वर्षों में जो हमारे आंकड़े हैं, 4 करोड़ लोगों ने से भी ज्यादा लोगों ने आउटडोर में ट्रीटमेंट कराया, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और सभी जगहों पर। हमारे जो इंडोर पेशेंट जो हमारे पास में आए हैं, वो पिछले दिनों 24 लाख मरीजों का हमने इंडोर पेशेंट को देखा है। तो ये काम काफी बढ़ रहा है, बखूबी बढ़ रहा है। इसलिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। हम उसके लिए भी गंभीर है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि 100% दवाई हम दे रहे हैं। हमने अस्पतालों में कुछ चिन्हित किया है कि कौन कौन दवाइयां जो रोगियों को हम मुफ्त दे सकते हैं, और ना केवल बीपीएल कोवल की, बीपीएल एपीएल सभी लोगों को दवाइयां दी जाती है। तो आपको ये नहीं लगता कि सुशील कुमार मोदी जी ने आपको कम पैसे दिए? नहीं, ऐसा नहीं। पैसे कम क्यों देंगे? और ये सुशील जी का व्यक्तिगत सवाल नहीं है कि वो पैसे, ये तो सरकार का सवाल है। वित्त मंत्री वो है, सामूहिकता है हमारे यहाँ मिलजुल करके जो पहले से तैयार हुआ है। सबको मिलकर के कौन विभाग में कितना क्या हो सकता है, कितना क्या सक्षम है, कितना क्या अभी खर्च होगा, और बाद में तो हम लोग सप्लीमेंट्री बजट में और भी करते हैं। हमारा तो सप्लीमेंट्री बजट बराबर आते रहता है। एक सवाल जो है बहुत गंभीर सवाल है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में आज की तारीख में स्वास्थ्य माफिया हावी है, वैसे ही बिहार में भी है? देखिए, ये बात सही है जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो माफिया तत्व हैं, अगर जो गिरोह इस प्रकार का गांठ बांध करके गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो हमने रोक लगाई है। हमने उसके जीता जागता उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। हमने अस्पतालों में जहां इस प्रकार के माफियागिरी चल रहा था, खुलेआम बाहर से लोगों को जबरदस्ती जांच के लिए बाध्य कर देता था कमीशन, और वो मरीजों को उठा करके अस्पतालों से और प्राइवेट में जाकर के किसी ऐसे क्लिनिक में भर्ती कर देता जहां कोई डॉक्टर भी बहुत अच्छा नहीं रहता। फिर ऐसे माफियागिरी करने वाले या कोई ब्लड बैंक के वहां जाकर के वहां भी रक्त को बेचने का काम करता था। ऐसे कई जगहों पर पाबंदी लगना शुरू हो गया है। और जो भी माफियागिरी करते हुए पाए जाएंगे अस्पतालों में या अस्पताल के बाहर भी, तो हम ऐसे माफिया तत्वों को उसका स्थान बेउर जेल के अंदर रहेगा, बाकी अस्पताल में। आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत हुई है प्राइवेट नर्सिंग होम्स और इस तरह की चीजें जो है फलती फूलती जा रही हैं, यानी कि लंबा सफर जो है अभी आपको भी तय करना है। अभी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अश्विनी चौबे जी से पूछेंगे कुछ और पहले सवाल, और साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे।